हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सूरजमल राठौड़। फिर से स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम राजस्थान हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण पार्ट गुर्जर प्रतिहार, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और आज जो आपको एक ये गुर्जर प्रतिहार के रूप में आपको 1.5 घंटे का जो वीडियो मिल रहा है, ये मेरी पूर्व रिकॉर्डेड क्लासेज है। उसको मैंने 6 क्लास को एक इकट्ठा करके आपके सामने प्रेजेंट किया है। और रेट जैसे एग्ज़ाम में मैं समझता हूँ, अगर आप इस 1.5 घंटे के वीडियो को देख लेते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप पुराने पेपर उठा के देख सकते हो इनमें से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 6 घंटे में मैंने आपको पूरी जो प्रतिहार के बारे में है, हमने हरिश्चंद्र 551 से लेकर यशपाल जो 1093 ईस्वी में जिसकी मृत्यु हो जाती है, इसके बीच का जो समय होता है वो पूरा का पूरा गुर्जर प्रतिहार का समय होता है। उसकी बात हमने यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से की है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। आपका रीट में आने वाला एक सवाल कभी गलत नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। हेलो, नमस्कार। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस क्लास में हम राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित एक टॉपिक के ऊपर मैं थोड़ी सी प्रस्तावना की बात करूंगा। और हर परीक्षा में लगभग इस टॉपिक से संबंधित 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। और वो आज का हमारा टॉपिक कौन सा है उसकी मैं चर्चा यहाँ पर कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम है गुर्जर प्रतिहार। राजस्थान सामान्य ज्ञान की बात करें और उसमें जब हिस्ट्री की बात आती है तो जो गुर्जर प्रतिहार का जो टॉपिक है ये हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और हर परीक्षा में इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो यह टॉपिक है, हमें इस टॉपिक से जो डीपली है वो न पढ़कर हम सबसे पहले इसकी जो मुख्य बातें हैं, जो मेन बातें हैं वो पढ़ेंगे, क्योंकि वहीं से प्रश्न बनता है। और उसके बाद में इसके शासकों की बात करें तो जो मुख्य 4-5 शासक है उनसे 1-2 प्रश्न जरूर बनते हैं। तो सबसे पहले मैं गुर्जर प्रतिहार जो प्रकरण है इसकी शुरुआत करता हूँ। जैसे हमारे सामने 2 शब्द दिखाई दे रहे हैं, एक तो गुर्जर और दूसरा है प्रतिहार। बात करें कि गुर्जर क्या होता है। जैसे प्राचीन, जब आज हम वर्तमान गुजरात की बात करेंगे तो सबसे पहले वह प्रदेश था गुजरातरा, और उसके लोगों को गुर्जर कहा गया। अर्थात हम कह सकते हैं यह जो शब्द है वह एक जाति विशेष या वंश विशेष शब्द कह सकते हैं। इसके बाद में अगर बात करी जाए प्रतिहार शब्द की, सबसे पहले प्रतिहार की बात करेंगे तो शब्द रहता है रक्षक या फिर द्वारपाल। गुर्जर शब्द की हमने बात की, जो वर्तमान में गुजरात का जो क्षेत्र है, और उस क्षेत्र का जब प्राचीन नाम की बात करेंगे तो उसका नाम था गुजरातरा प्रदेश, और उसके लोग गुर्जर कहलाए। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह एक जाति विशेष शब्द है। दूसरी बात करेंगे जो प्रतिहार, जिसको हम कहते हैं द्वारपाल या रक्षक। इनको द्वारपाल और रक्षक क्यों कहा गया, बात करते हैं। जब भारत पर विदेशी जातियों का जब आक्रमण हो रहा था, विदेशी जातियों का जब भारत के ऊपर आक्रमण हो रहा था, और उस आक्रमण के समय इन गुर्जरों ने उन आक्रमणकारियों से, अरब लोगों से, तुर्की लोगों से हमारी जो भारत की रक्षा की थी, इसलिए उनको द्वारपाल कहा गया। और ये जाति थी हमारी गुर्जर जाति। इसलिए हम कह सकते हैं इन दोनों को मिलाकर गुर्जर प्रतिहार शब्द है वो बन जाता है। बात करें इसके समय की, इन दोनों का जो समय रहता है, जो मैं कुल समय की बात करूं 6 से जो 12वीं शताब्दी का जो समय है वो गुर्जर प्रतिहार का संपूर्ण समय कहलाता है। और अगर बात करें 8वीं से 12वीं शताब्दी का जो समय है वो गुर्जर प्रतिहार के लिए महत्वपूर्ण समय माना जाता है। 6ठी शताब्दी
से 12वीं शताब्दी का समय कैसे है और 8वीं से 12वीं शताब्दी का समय कैसे है, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं आगे। अब से पहले हमने अभी तक यही पढ़ा है कि जो गुर्जर प्रतिहार है, जो गुर्जर शब्द है वो एक जाति विशेष शब्द है। गुजरात प्रदेश के जो लोग थे उनको गुर्जर कहा गया। और प्रतिहार किसको कहा गया? क्योंकि विदेशी जो जातियों का आक्रमण हो रहा था भारत पर, उनकी रक्षा कर रहे थे ये गुर्जर लोग, तो उनको द्वारपाल या रक्षक कहा गया। तो इसलिए दोनों को मिलाकर यह शब्द हुआ गुर्जर प्रतिहार। उसके बाद में बात करी गई इनके समय की। 6 से 12वीं शताब्दी का जो समय है वो कुल समय माना जाता है और 8वीं से 12वीं शताब्दी का जो समय है वो गुर्जर प्रतिहार के लिए महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इसके बाद में बात करें कि जो ये गुर्जर शब्द है वो कहाँ से निकल कर आता है, कैसे ये हमारे सामने आता है। तो पहली पंक्ति में शुरुआत कर रहा हूँ मैं इसकी। बादामी नरेश, यानी बादामी एक क्षेत्र है, उसका नरेश राजा पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन जो द्वितीय है, बादामी नरेश पुलकेशिन द्वितीय, उसका एक अभिलेख है। उस अभिलेख में यह जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? गुर्जर शब्द की जानकारी मिलती है। और उस अभिलेख का नाम क्या है दोस्तों? तो उस अभिलेख का नाम है ऐहोल अभिलेख। महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे लिए कि गुर्जर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बादामी नरेश जो पुलकेशिन द्वितीय है उसका जो ऐहोल अभिलेख है उसमें सबसे पहले गुर्जर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। पहले हमने बात कर ली कि जो बादामी नरेश है पुलकेशिन द्वितीय, उसका जो ऐहोल अभिलेख है उसमें गुर्जर शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसके बाद में अगर बात करी जाए कि जो ये गुर्जर है ये जाति है, इसका प्रादुर्भाव कैसे माना जाता है, तो बात करें कि जो गुरु विशिष्ट है, गुरु विशिष्ट ने एक यज्ञ किया था आबू पर्वत पर। आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था, उस यज्ञ का नाम माना जाता है अग्निकुंडीय यज्ञ। हम इसको अग्निकुंडीय भी कह सकते हैं और इसको हम अग्निकुल भी कह सकते हैं। अर्थात एक यज्ञ किया गया। किसके द्वारा किया गया? गुरु विशिष्ट के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया गया। और इस यज्ञ के बाद में 4 संतानें उत्पन्न हुई। एक यज्ञ किया गया किसके द्वारा? महर्षि गुरु विशिष्ट के द्वारा एक यज्ञ किया गया आबू पर्वत पर और इनसे 4 संतानें उत्पन्न हुई। इन चारों संतानों की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करी जाए चालुक्य, कर्म नहीं है इनका, मैं बता रहा हूँ, परमार और गुर्जर प्रतिहार। और उसके बाद में बात करेंगे चहमान, या फिर हम बात कर सकते हैं चौहान। ये 4 वंश 4 जातियां वहाँ से उत्पन्न मानी जाती है। गुरु विशिष्ट का जो अग्निकुंडीय या अग्निकुल यज्ञ है, उस यज्ञ से 4 जातियों का प्रादुर्भाव माना जाता है। सबसे पहले बात करें चालुक्य, परमार, गुर्जर प्रतिहार, चौहान। सबसे पहले जो गुर्जर शब्द है उसका जो उल्लेख है वो ऐहोल अभिलेख जो पुलकेशिन द्वितीय बादामी नरेश का है, उसमें सर्वप्रथम उस शब्द का उल्लेख मिला हमें। उसके बाद में बात की जाए कि यह जाति है वो कहाँ से निकल कर आती है। गुरु विशिष्ट के आबू पर्वत पर जो एक अग्निकुंडीय यज्ञ किया गया था, वहाँ से गुर्जर प्रतिहार है वो हमारे सामने निकल कर आता है। हमने बात कर ली है इनकी दोनों की। इसके बाद में और मैं आगे की बात करूं
और इन जातियों का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, इस गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, उसकी बात करें हम। सबसे पहले अगर बात करें, हमने अभी जो लास्ट में बात करी है कि गुरु वशिष्ठ की जो आबू पर्वत है और वहाँ पर जो अग्नि कुंड का जो यज्ञ किया गया था, इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? जो मुहू, नौत, नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण और पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई, इन तीनों विद्वानों ने यह कहा कि जो गुरु वशिष्ठ है उसने जो आबू पर्वत पर जो अग्निकुंड यज्ञ किया गया था वहाँ से गुर्जर प्रतिहार की उत्पत्ति मानी जाती है। तो पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद में अगर बात करें कि जो उत्तरी पश्चिमी भारत है, उन्होंने 6वीं से 12वीं शताब्दी के लिए भारत पर जो विदेशी जातियों का आक्रमण हो रहा था उनसे रक्षा करने के लिए जो प्रतिहार सामने आए, रक्षा के लिए जो सामने लोग आए, उन्हें क्या कहा गया? गुर्जर प्रतिहार कहा गया। उसके बाद में अगर बात करी जाए आभानेरी और राजौरगढ़ जो अभिलेख है, आभानेरी और राजौरगढ़ अभिलेख है, इस अभिलेख से गुर्जर प्रतिहार का उल्लेख हमें मिलता है। अगर इससे आगे की बात की जाए, कुछ और अभिलेख है जिसमें गुर्जर प्रतिहार का उल्लेख मिलता है। देवली, कराड़गढ़ अभिलेख, नवलगढ़ अभिलेख, इन सभी अभिलेखों में गुर्जर प्रतिहार का उल्लेख हमें मिलता है। इसके बाद में अगर बात करी जाए, कर्नल जेम्स टॉड जो राजस्थान इतिहास के पिता कहलाते हैं, कर्नल जेम्स टॉड ने गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी जाति के कर्नल जेम्स टॉड ने गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी जाति से उत्पन्न माना और उन्होंने यह कहा कि यह क्षत्रिय वंशीय है। इसके साथ साथ अगर एक की और बात की जाए, पंडित गौरी शंकर ओझा जो हमारे राजस्थान के इतिहासकार है, पंडित गौरी शंकर ओझा, उन्होंने यह कहा, जेम्स टॉड और गौरी शंकर ओझा ने, कि जो गुर्जर प्रतिहार है वो विदेशी जाति है और यह जो क्षत्रिय वंशीय है विदेशी जाति, इन दोनों विद्वानों ने उन्होंने मानी है। उसके बाद में डॉक्टर भंडारकर महोदय ने यह माना कि जो गुर्जर प्रतिहार है उसकी उत्पत्ति गुर्जर जाति से हुई है। डॉक्टर भंडारकर ने यह कहा कि जो उनकी उत्पत्ति है वो गुर्जर जाति से मानी जाती है। इसके बाद में एक दो विद्वानों की और बात करें, विदेशी विद्वान आता है केनेडी महोदय। केनेडी महोदय ने यह माना कि यह जो जाति है वो ईरानी मूल की जाति है, जो गुर्जर प्रतिहार है वो ईरानी मूल की जाति है, उन्होंने यह माना है। इसके बाद में बात करी जाए डॉक्टर स्मिथ की। डॉक्टर स्मिथ ने भी जो गुर्जर प्रतिहार है उनको विदेशी जाति के प्रतिहार माना है। इस प्रकार से हमने गुर्जर के अलग अलग विद्वानों के मत माना। और उसके बाद में अगर बात करी जाए अरब यात्री जिन्होंने भारत की यात्रा की थी और उस अरब यात्रियों ने
जो गुर्जर है उसके लिए जुर्ज शब्द का प्रयोग किया। अरब यात्री है, उन्होंने गुर्जर प्रतिहारों के लिए एक जुर्ज शब्द का प्रयोग किया है। अर्थात पूछा जा सकता है कि गुर्जर प्रतिहारों के लिए किसने जुर्ज शब्द का प्रयोग किया, तो वो अरब यात्री है। उसके बाद में बात करूं अल-मशूदी। अल-मशूदी ने गुर्जर प्रतिहारों को अल-गुजर कहा। गुर्जर प्रतिहारों को अल-मशूदी ने अल-गुजर कहा, और जो उनका राजा होता है, जो गुर्जर प्रतिहार का जो राजा होता है, राजा को उन्होंने यह कहा बोरा। हमने अभी तक ये बात की कि अल-मशूदी है जो विदेशी यात्री था, और इस विदेशी यात्री ने यह कहा कि जो गुर्जर प्रतिहार है वो अल-गुजर है, और उसके जो राजा होते हैं वो बोरा कहलाते हैं। उन्होंने यह कहा कि जो बोरा है वो विशुद्ध क्षत्रिय है। अल-मशूदी उन्होंने गुर्जर प्रतिहारों को अल-गुजर कहा, उसके राजा को बोरा कहा, और उन्होंने ये कहा कि जो राजा होता है वो विशुद्ध क्षत्रिय होता है। हमने इनकी अभी तक बात कर लिया। विभिन्न विद्वानों के मतों के अनुसार किसी ने क्षत्रिय माना, किसी ने विदेशी, किसी ने ईरानी, और कुछ लोगों ने इन्होंने यह कहा कि जो मोहनुत नैन्सी सूर्यमल मिश्रण और जो चंद्रवरदाई है, उन्होंने ये कहा कि गुरु विशिष्ट का जो आबू पर्वत पर एक यज्ञ हुआ था, अग्निकुंडीय यज्ञ, उस यज्ञ से 4 जातियों, 4 वंश की उत्पत्ति हुई, जिसमें से एक गुर्जर प्रतिहार माना जाता है। आगे की बात करें थोड़ी सी हम, मोहनोत नैन्सी की बात करते हैं थोड़ी सी। अब इसके बाद में बात करेंगे हम जो राजस्थान है हमारा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक बार राजस्थान का हमारा ये राजस्थान है। राजस्थान में किस प्रकार से गुर्जर लोग आए और किस प्रकार से इन्होंने अपनी शाखाओं का विस्तार किया, तो मोहनोत नैन्सी हैं वो अपने ग्रंथ में ये लिखते हैं कि 26 शाखाओं का उन्होंने वर्णन किया। मोहनोत नैन्सी अपने ग्रंथ में जो गुर्जर प्रतिहार है उनकी 26 शाखाओं का वर्णन करते हैं, और उन 26 में से प्रमुख रूप से उन्होंने 2 शाखाओं का वर्णन किया है। वो है मंडोर शाखा और दूसरी है भीनमाल शाखा। कुल उन्होंने 26 शाखाओं का वर्णन किया, और कुल मिलाकर उन्होंने 2 शाखाओं को उन्होंने प्रमुखता दी, और जो मंडोर शाखा है वो जोधपुर में, और भीनमाल शाखा है वो जालोर में थी। तो इन 2 शाखाओं की हम बात करेंगे, और इन 2 शाखाओं से आधारित जो भी इनके शासक बनते हैं उन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं यहाँ 2 शाखाओं की बात करता हूँ। यह है मंडोर शाखा होगी, और यहाँ पर होगी जालोर शाखा। मंडोर शाखा और यहाँ पर होगी भीनमाल शाखा। इन 2 शाखाओं की बात करेंगे हम। जो मोहनोत नैन्सी है वो 26 शाखाओं का वर्णन करते हैं, और उन्होंने प्रमुख रूप से एक मंडोर शाखा जो जोधपुर में है और भीनमाल शाखा जो जालोर में, इन दोनों का उन्होंने वर्णन किया है। मैंने अभी आपको जब समय की बात की थी, 6 से 12वीं शताब्दी का जो कुल समय बताया था, उसकी भी बात अभी करने वाले हैं। और उसके बाद में हम प्रमुख रूप से जो गुर्जर प्रतिहारों का जो क्रिटिकल टाइम रहा है, मुख्य टाइम रहा है, वो 8वीं से 12वीं शताब्दी का जो टाइम रहा है उसकी भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करी जाए मुंडेर जो मंडोर शाखा है उसकी थोड़ी सी बात करेंगे। तो मंडोर शाखा के जो एक व्यक्ति आते हैं जिसको हम कहते हैं हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जिसको रोहिलादी की संज्ञा दी जाती है। हरिश्चंद्र का प्रमुख योगदान रहता है इन गुर्जर प्रतिहारों के योगदान में। तो हरिश्चंद्र की बात करें तो यह जो है हरिश्चंद्र जिसको
गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष, मूल पुरुष, आदि गुरु कहा जाता है। बात करें हरिश्चंद्र की, उन्हें गुर्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष, आदि पुरुष, आदि गुरु माना जाता है। थोड़ी सी अब मैं इनको एक बारे में टोक कर थोड़ी सी हरिश्चंद्र की बात करता हूँ और उसके बाद में जालोर शाखा की। हरिश्चंद्र जिसका समय माना जाता है 550 ईस्वी। इसी कारण से हम ये कहते हैं कि इनका कुल समय क्या है, छठी शताब्दी। यहाँ से 6वीं शताब्दी शुरू हो जाती है 501 से, और 501 से हमारी छठी शताब्दी शुरू हो जाती है। इसलिए हम गुर्जर प्रतिहारों के लिए कुल समय की बात करेंगे तो 6 से 12वीं शताब्दी करेंगे, क्योंकि यहाँ से इनकी शुरुआत मानी जाती है। और इनको गुर्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष, आदि पुरुष या आदि गुरु की संज्ञा दी जाती है। और इनको एक उपाधि भी धारण की जाती है जिसका नाम होता है रोहिलादि। यह हरिश्चंद्र की एक उपाधि है। इसके बाद में बात करी जाती है, हरिश्चंद्र ने 2 शादियां की थी। उन 2 शादियों की बात करूं मैं थोड़ी सी यहाँ पर। दो शादियां की थी हरिश्चंद्र ने। पहली शादी उन्होंने की थी एक ब्राह्मणी स्त्री से, और दूसरी शादी की थी उन्होंने एक क्षत्रिय स्त्री से, और जिसका नाम भद्रा, भार्या आदि माना जाता है। पहली शादी की थी ब्राह्मणी स्त्री से जिसकी कोई संतान उपलब्ध नहीं मानी जाती, और जो क्षत्रिय जाति की जो स्त्री थी इनसे 4 संतानें उत्पन्न हुई। पहली संतान रज्जिल, उसके बाद में भोगभट, कदर और दद्द। यह 4 संतानें उत्पन्न हुई राजा हरिश्चंद्र से, जो उनकी क्षत्रिय स्त्री थी, क्षत्रिय रानी थी भद्रा, भार्या। उनसे 4 संतान हुई। पहला रज्जिल, भोगभट, कदक और दत्त। बात करें, हमने अभी तक मुंडेर शाखा की बात की है, तो सबसे पहले आदि पुरुष, आदि गुरु, मूल पुरुष हरिश्चंद्र को कहा जाता है। उसका जो पुत्र होता है रज्जिल, रज्जिल ने सबसे पहले इस मंडोर शाखा को अपनी राजधानी बनाया। मंडोर शाखा को सर्वप्रथम अपनी अर्थात गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बनाया। अर्थात हम कह सकते हैं कि मंडोर शाखा है उसका संस्थापक कौन माना जाता है? मंडोर शाखा का जो संस्थापक है माना जाता है रज्जिल माना जाता है, जो कि हरिश्चंद्र का पुत्र होता है। इन्होंने बहुत समय तक शासन किया और मंडोर के लिए उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को जीत कर अपना राज्य विस्तार किया था। उसके बाद में बात करें, जो रज्जिल है इससे इसका बेटा होता है नरभट्ट, वो कुछ समय के लिए शासन करता है और नरभट्ट से उत्पन्न एक संतान होती है जिसको नाम देते हैं हम नागभट्ट फर्स्ट। इसकी चर्चा हम भीनमाल शाखा में बात करेंगे, नागभट्ट फर्स्ट। और जो नरभट्ट होता है, उन्होंने जो चीनी यात्री ह्वेनसांग है जो भारत की यात्रा करता है, ह्वेनसांग ने नरभट्ट को पहली पोलो की संज्ञा दी थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग, चीनी यात्री होता है ह्वेनसांग। मैं इसके बारे में थोड़ा सा भूल गया था, आपको अभी बताऊंगा थोड़ा सा। ह्वेनसांग, इन्होंने रज्जिल के पुत्र नरभट्ट को पहली पोली की संज्ञा दी है, और उसका एक पुत्र होता है नागभट्ट जो
भीनमाल शाखा का संस्थापक होता है उसकी बात करेंगे हम। अब तक हमने ये पढ़ा कि हरिश्चंद्र के जो 2 पत्नियां थी, जो रानियां थी, क्षत्रिय रानी जिससे 4 संतानें उत्पन्न हुई, रजिल जो मंडोर शाखा का सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाता है, अर्थात हम कह सकते हैं मंडोर शाखा का संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कह सकते हैं। उसका जो पुत्र होता है नरभट्ट, उसको चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग जब भारत की यात्रा करता है, इस समय राजस्थान की यात्रा करता है, तो उन्होंने इसको ये कहा कि पहली पोला की संज्ञा दी। अर्थात जो पहली पोला का तात्पर्य यहाँ पर यह है, पहली पोला का यानी कि शक्ति, इसका तात्पर्य होता है। और इसके बाद में अगर बात करी जाए, इनका जो कार्यकाल है बिल्कुल कम होता है, इसलिए हम पूरी डिटेल से हम नहीं पढ़ते हैं। इसके बाद में हम सीधा भीनमाल शाखा की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी बात और बता देता हूँ। जब हमने चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग की बात की थी, उत्पत्ति की बात की थी गुर्जर यात्रियों की, गुर्जर प्रतिहारों की, तो मैंने थोड़े से चीनी यात्री जो भारत की यात्रा करता है ह्वेन-त्सांग, जिन्होंने लगभग 72 देशों का वर्णन किया, जिसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा विदेशों में यात्रा करता है और इसलिए इसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और इसको पंडितों का राजा कहा जाता है, पंडितों का पंडित। और इसके लिए एक पारयात्र शब्द का भी प्रयोग किया जाता है ह्वेन-त्सांग के लिए। ह्वेन-त्सांग ने गुर्जर प्रतिहार के लिए एक शब्द का प्रयोग किया, वो शब्द है कू-चे-लो। अर्थात ह्वेन-त्सांग ने गुर्जर प्रतिहारों को कू-चे-लो कहा। इनका एक ग्रंथ होता है ह्वेन-त्सांग का सी-यू-की ग्रंथ में ह्वेन-त्सांग ने गुर्जर प्रतिहारों को कू-चे-लो कहा। ये हमने उसकी उत्पत्ति में पढ़ना था। और अब हम मंडोर शाखा की बात कर चुके हैं। हरिश्चंद्र का जो पुत्र होता है रजिल, वो मंडोर शाखा का वास्तविक संस्थापक होता है। उसका जो पुत्र होता है नरभट्ट, जिसको ह्वेन-त्सांग ने पेलोपोली कहा, अर्थात शक्तिवर्धक कहा। और अब हम अगला जो वीडियो बात करेंगे, हम भीनमाल शाखा की बात करेंगे और नागभट्ट, वत्सराज, महिर भोज, महेंद्रपाल, यशपाल, देवपाल आदि सब की बात करी जाएंगे। तो आज के हेलो नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हम जो पिछली क्लास में हमने गुर्जर प्रतिहार की प्रस्तावना के बारे में अध्ययन किया था, उसी के तहत हम उससे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने गुर्जर प्रतिहारों के बारे में अध्ययन किया था और गुर्जरों की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया था। और मुख्य रूप से जो गुर्जर की जो 2 शाखाएं हैं, मोहनोत नैन्सी के अनुसार मंडोर शाखा और भीनमाल शाखा, हमने मंडोर शाखा के बारे में अध्ययन कर लिया था। और मंडोर शाखा का संस्थापक की बात करी जाए तो मंडोर शाखा का जो संस्थापक होता है वो होता है रजिल, जो हरिश्चंद्र का पुत्र होता है। हरिश्चंद्र वो गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष, मूल पुरुष कहा जाता है उनको। हमने पिछली कक्षा में एक महत्वपूर्ण बात छोड़ दी थी, उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको मैं पीछे ले जाता हूँ। हमने हरिश्चंद्र की बात की थी और हरिश्चंद्र का समय हमने 550 या 551 ईस्वी के लगभग माना, अर्थात 6ठी शताब्दी के आसपास का जो समय है वो हरिश्चंद्र का था। और हमने यह कहा था कि यह गुर्जरों के आदि पुरुष, मूल पुरुष और आदि गुरु, इन सभी की संज्ञा हमने दी थी। यह जानकारी हमें कहाँ प्राप्त होती है, इस बात को हमने छोड़ दिया था। तो जो हरिश्चंद्र है वो गुर्जरों के मूल पुरुष, आदि पुरुष, आदि गुरु माने जाते हैं। यह जानकारी हमें घटियाला शिलालेख से मिलती है।
इस बात को हमने पिछले वीडियो का जब लास्ट किया था और उस समय हमने ये लिखा नहीं था, तो आप उसमें ये ऐड कर लेना। आज हम इससे आगे की बात करेंगे और हमने सबसे पहले बात की थी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक बार राजस्थान का जो चित्र है उसका मैं एक बार चित्र को लगभग बना रहा हूँ। ये अपना तकरीबन राजस्थान है और हमने बात की थी इससे पहले इधर मंडोर शाखा की, और इधर है हमारी भीनमाल शाखा जालोर, इसकी बात हम कर चुके थे। और यहाँ पर बात करेंगे, यह मंडोर शाखा है। यह मंडोर शाखा जोधपुर ज़िले में, या कह सकते हैं कि जो मंडोर स्थान है वो कहाँ है, जोधपुर ज़िले में। हमने मंडोर शाखा के जो संस्थापक है उनकी बात कर ली थी, हरीश चंद्र के पुत्र रजिल इस शाखा के संस्थापक माने जाते हैं। इसकी हमने चर्चा लास्ट वीडियो में की थी और हमने इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था। जो हरीश चंद्र है उनकी 4 संतानें थी, जो क्षत्रिय जो उनकी पत्नी थी उनसे प्राप्त थी रजिल, भोगभट, कदक और दद। और इसके बारे में हमने अध्ययन किया था कि जो रजिल है वो मंडोर शाखा का संस्थापक होता है, और रजिल के बाद में इसका पुत्र नरभट्ट है, वो वहाँ का शासक बनता है। नरभट्ट के बाद में बात करते हैं नागभट्ट की, और नागभट्ट की बात करते हैं तो हम भीनमाल शाखा की ओर हमारा ध्यान आता है। यह हमारी भीनमाल शाखा जो वर्तमान जालोर स्थान पर थी, इस शाखा की बात करें। इसके बारे में हमने थोड़ा सा जितनी भी हमारे पास जानकारी उपलब्ध थी उस जानकारी के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम भीनमाल शाखा जालोर के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। दूसरी बात, क्षेत्र की बात करेंगे। यहाँ पर एक क्षेत्र आता है उज्जैन, और एक इस जगह पर एक क्षेत्र आता है कन्नौज, इसकी भी हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। आज हम भीनमाल शाखा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर भीनमाल शाखा, जो भीनमाल शाखा कहाँ है, वर्तमान जालोर स्थान पर स्थित है। और भीनमाल शाखा की संस्थापक की बात करेंगे तो दोस्तों हमने अभी यह कहा कि जो रजिल है उसका पुत्र होता है नरभट्ट, और नरभट्ट का पुत्र होता है नागभट्ट प्रथम। जो नागभट्ट प्रथम है वो भीनमाल शाखा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों माना जाता है वो देखिए। मंडोर शाखा के बाद में जब भीनमाल शाखा की बात की जाती है तो यहाँ पर चावड़ा वंश का राज्य था, और यहाँ पर चावड़ा वंश को पराजित करके नरभट्ट का पुत्र नागभट्ट प्रथम होता है, वो इस शाखा को अपनी राजधानी बनाता है। तो कह सकते हैं कि भीनमाल शाखा का जो संस्थापक है, इसकी बात करेंगे तो संस्थापक नागभट्ट प्रथम माना जाता है। क्यों माना जाता है, हमने इसकी बात कर ली थी कि नागभट्ट ने चावड़ा वंश जो यहाँ पर था उस वंश को पराजित करके इस शाखा को विजित किया, जीतकर इसको अपनी राजधानी बनाया। अर्थात कह सकते हैं कि जो 8वीं शताब्दी थी, 8वीं शताब्दी में सर्वप्रथम भीनमाल शाखा के संस्थापक नागभट्ट प्रथम है, और नागभट्ट प्रथम चावड़ा वंश को पराजित करने के बाद में इस जगह को अपनी राजधानी बनाता है। अर्थात हम आज बात करने वाले हैं नागभट्ट प्रथम की। तो सबसे पहले बात करेंगे नागभट्ट प्रथम। हमने जब गुर्जर प्रतिहारों के समय की बात की थी तो गुर्जर प्रतिहारों का समय, कुल समय की बात करेंगे 6ठी से 12वीं शताब्दी, और मैंने यह कहा था कि जो गुर्जर प्रतिहार है उसका जो वास्तविक या फिर उनका जो
विदेशी आक्रमणों के प्रति उन्होंने जो रक्षा की थी भारत में उन आक्रमणों से, तो उस समय का जो समय माना जाता था उसको हमने ये कहा था कि 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक। वो कैसे? तो इसका समय माना जाता है 730 ईस्वी से लेकर 778 ईस्वी तक का समय। अलग अलग किताबों में अलग अलग समय 83 भी माना गया है, कहीं पर 60 भी माना गया है। तो हम 78 यहाँ पर मानते हैं कि 730 अर्थात 8वीं शताब्दी का यहाँ पर समय है। और जो भीनमाल शाखा है उसके संस्थापक की बात हमने कर ली है। तो पहली बात जो नागभट्ट है, इसके पिता की बात करेंगे। रज्जल का पुत्र नरभट्ट और नरभट्ट का पुत्र चावड़ा वंश को पराजित करने के बाद में भीनमाल जालोर को अपने या गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बनाता है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर 2 स्थान और लिख रखे हैं जिसमें ये जालोर में चावड़ा वंश को पराजित करता है। उसी समय नागभट्ट है वो आबू क्षेत्र और नागौर क्षेत्र को भी जीतकर अपना राज्य विस्तार करता है। इसके बाद में हमने बात की थी उज्जैन और कन्नौज की, और उसी समय नागभट्ट प्रथम है वो क्या करता है, उज्जैन को भी जीतता है और कन्नौज को जीतकर गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी बनाता है। ये कुछ जो इतिहासकार है वो इस बात को मानते हैं कि जालोर, भीनमाल, उज्जैन और कन्नौज तीनों ही क्षेत्र गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी। अब इसके बाद में आगे की बात करते हैं। नागभट्ट की बात करते हैं। तो नागभट्ट का जो दरबार था उस दरबार में चालुक्य, चौहान, सोलंकी, परमार आदि सामंत का काम करते थे, सामंत थे और उनके दरबार में रहते थे। क्या कहा हमने भी, नागभट्ट प्रथम के दरबार में चालुक्य हो गए, चौहान हो गए, सोलंकी, परमार ये सामंत दरबारी थे। इस कारण से जो नागभट्ट का जो दरबार होता है, नागभट्ट के दरबार को नाग अवलोक दरबार की संज्ञा दी जाती है। नाग अवलोक दरबार की संज्ञा दी जाती है। ये तो इसके दरबार की बात करेंगे, लेकिन बात करें कि नागभट्ट को किसकी संज्ञा दी गई, तो यहाँ पर कहा गया नागभट्ट को नाग अवलोक। तो नागभट्ट के लिए नाग अवलोक शब्द का प्रयोग किया गया और उसके दरबार को नाग अवलोक दरबार की संज्ञा दी गई, क्योंकि यहाँ पर चालुक्य, चौहान, सोलंकी, परमार आदि यहाँ पर सामंत दरबारी थे, तो यहाँ पर इसका नामकरण किया गया। आगे की बात करते हैं। इन्होंने जो उज्जैन क्षेत्र है, कन्नौज क्षेत्र है आदि इस जगह को इन्होंने जीता था और इनकी राजधानी बनाया था। तो इसके बाद में अगर बात करें जाए कि जो इनका जो एक क्षेत्र आता है, इनकी बात करेंगे, जो जालौर हो गया, उज्जैन हो गया और कन्नौज हो गया। इन तीनों क्षेत्रों में जो गुर्जर प्रतिहारों की नामावली है, अर्थात हम कह सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों का नाम है वो नागभट्ट प्रथम के समय से ही माना जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि नागभट्ट प्रथम से ही उज्जैन, कन्नौज, जालौर की नामावली का प्रारंभ होता है। हमने अभी ये बात कर ली कि इसका दरबार था वो नागावलोक का दरबार था और खुद नागभट्ट प्रथम थे, उसको हमने माना नाग अवलोक। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे कि जो ग्वालियर प्रशस्ति है उसमें
इन्होंने मलेच्छों का नाश किया था, इसलिए उसको मलेच्छक नाश भी कहा जाता है। ग्वालियर प्रशस्ति में यह माना कि नागभट्ट ने मलेच्छों को हराया था, क्योंकि अब हमने अभी यहाँ पर राजस्थान का डायग्राम बनाया था और जो इधर अरब देश थे, मलेश देश थे, वहाँ से लगभग राजस्थान पर आक्रमण हो रहे थे, अर्थात कह सकते हैं कि गुर्जरों पर आक्रमण हो रहे थे। उन आक्रमणों की रक्षा नागभट्ट ने की थी, इसलिए क्या कहा जाता है, इसको मलेच्छों का नाशक भी कहा जाता है। मलेच्छों का नाशक भी कहा जाता है। अगर इसके बाद में बात करेंगे, नागभट्ट प्रथम के कुछ उपनाम हैं, उपनाम की बात करेंगे हम तो सबसे पहले उपनाम की बात करेंगे तो राम का प्रतिहार की इसको संज्ञा दी गई। नाम की बात करेंगे तो क्या नाम दिया गया इसको, राम का प्रतिहार माना। और दूसरी बात है, हम बात करेंगे जो नागभट्ट प्रथम के समय जो गुर्जर प्रतिहार थे उसको लक्ष्मण वंशीय माना गया, अर्थात भीनमाल जालोर के जो गुर्जर प्रतिहार थे वो राम का प्रतिहार या फिर लक्ष्मण वंशीय थे। आगे की बात करेंगे हम उनके उपनामों की, तो उन्होंने उस समय मलेच्छों का नाश किया था, इसलिए उसको मलेच्छों का नाशक भी कहा गया है। और इंद्र के गर्व का नाशक इसको दूसरे नाम की संज्ञा दी जाती है। आगे की बात करेंगे तो उन्होंने राष्ट्रकूट पर भी उसमें विजय प्राप्त की थी। जो यहाँ पर बात करते हैं पूरे भारत की बात करेंगे तो यहाँ पर नीचे का जो दक्षिण के राष्ट्रकूट होते हैं, और उस समय का जो यहाँ का शासक था वो दंती दुर्ग था, तो दंती दुर्ग को भी इन्होंने पराजित किया और राष्ट्रकूट पर विजय पाई। और उसके बाद में बात करेंगे कि इधर अरब देश से आक्रमण हो रहे थे और उन आक्रमणों से उन्होंने रक्षा की, अर्थात उन्होंने अरब पर भी विजय पाई और जो दक्षिणी के राष्ट्रकूट है उन पर भी विजय पाई। बात करेंगे थोड़ी सी दंती दुर्ग, जो दक्षिणी के राष्ट्रकूट का शासक था, इन्होंने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ का नाम था राजसूय यज्ञ। और इस यज्ञ से क्या किया गया, तो वहाँ पर एक व्यक्ति को प्रतिहार का काम सौंपा गया, द्वारपाल बनाया गया उसको। और वो द्वारपाल कौन था, कहा जाता है, कुछ इतिहासकारों ने कहा कि वो द्वारपाल कौन था, नागभट्ट प्रथम जो द्वारपाल था। और उन्होंने इस तरीके से इस दंती दुर्ग को पराजित करके उस क्षेत्र को विजित कर लिया था। अरब की बात करेंगे तो ग्वालियर अभिलेख के अनुसार जो नागभट्ट प्रथम है वो मलेच्छों का नाश किया और इसको विजित कर लिया, इसलिए वहाँ पर अरबों से हमने विजय प्राप्त कर ली थी। उसके बाद में ग्वालियर अभिलेख से बात करेंगे के अनुसार कि जब नागभट्ट प्रथम की मृत्यु हो जाती है तो उस समय उसका भतीजा आता है कुकुक, कुछ वर्षों के लिए शासन करता है। नागभट्ट प्रथम का भतीजा आता है कुकुक, वो कुछ वर्षों के लिए यहाँ पर शासन करता है। और उसके बाद में बात करेंगे ग्वालियर अभिलेख के अनुसार, उसके बाद में जो कुकुक का पुत्र होता है देवराज, वह कुछ समय के लिए जो गुर्जर प्रतिहारों का जो है शासन करता है। तो यह हमें जानकारी मिलती है ग्वालियर अभिलेख से। ग्वालियर अभिलेख के बाद में यहाँ से हमें ये प्राप्त होता है कि जो देवराज का पुत्र होता है वत्सराज, इसके बाद में जो गुर्जर प्रतिहारों का संस्थापक बनता है, भीनमाल जालोर का संस्थापक बनता है, शासक बनता है। और वत्सराज के बारे में यह कहा जाता है कि यह गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक होता है, क्योंकि इन्होंने सभी क्षेत्रों को जीतकर
और जीतने के बाद में इस क्षेत्र को अपनी स्थायी राजधानी बनाया था। और उसी समय 100 वर्षों तक त्रिपक्षीय एक संघर्ष चला था। उस संघर्ष की बात हम अगले वीडियो। और सबसे महत्वपूर्ण समय गुर्जर परिवार का वत्सराज, आज का हमारा शासक जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, वत्सराज। समय की बात करें 783 ईस्वी से लेकर 795 ईस्वी का समय वत्सराज का समय माना जाता है। और वत्सराज के समय से पहले की बात करें तो एक संघर्ष चल रहा था, त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था। और 783 से लेकर 95 की बात करें, जो वत्सराज था उन्होंने उस त्रिपक्षीय समझौते को, संघर्ष को जीतकर, जो समझौता था वो मुख्य रूप से कन्नौज क्षेत्र के लिए हो रहा था। कन्नौज क्षेत्र को विजिट किया, उज्जैन क्षेत्र को विजिट किया। हालांकि जो दक्षिण के राष्ट्रकूट होते हैं उनसे वहाँ हार जाता है, लेकिन अंत में जाकर जो कन्नौज का क्षेत्र है उस पर अपना अधिकार स्थापित करता है और वहाँ तक अपना राज्य स्थापित करता है। इसके बाद में बात करें कि गुर्जर प्रतिहार के संस्थापक, भीनमाल शाखा के संस्थापक की बात करें तो नागभट्ट प्रथम होता है, लेकिन गुर्जर प्रतिहारों के वास्तविक संस्थापक या भीनमाल शाखा के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वो होगा वत्सराज होगा। सबसे पहले वत्सराज के बारे में पढ़ते हैं। देवराज का पुत्र होता है वत्सराज, क्योंकि हमने ये कहा था कि जो कुक्कुक होता है और कुक्कुक के बाद में कुछ समय के लिए देवराज शासन करता है। और देवराज के शासन के बाद में इसकी मृत्यु होने के बाद जो वत्सराज है वह गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक बनता है। गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक बनता है। और इसके बाद में बात करें गुर्जर प्रतिहारों का, हालांकि हमारी जो शाखा चल रही है वो भीनमाल शाखा चल रही है और भीनमाल शाखा के अंतर्गत हमें वत्सराज को पढ़ रहे हैं। भीनमाल जो जालौर की शाखा होती है दोस्तों, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। और इसके समय में मैंने कहा कि बहुत लंबे समय तक एक त्रिपक्षीय समझौता संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष को इन्होंने जीता। तो मैं राजस्थान के चित्र की बात करता हूँ। अब तक हमने यहाँ तक पढ़ा है। भारत के नक्शे की बात करें तो भारत का यहाँ पर जो मानचित्र है, पैमाना तो नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो हमारा भारत का मानचित्र है, इस चित्र की बात करें और यहाँ पर हम गुर्जर प्रतिहार जो राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से हमारा ये जो राजस्थान निकल कर आता है, ये मान लो राजस्थान हो गया और ये हमारा भारत हो गया। सबसे पहले मैं जो एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उस त्रिपक्षीय संघर्ष की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, जो मुख्य रूप से 8वीं शताब्दी में चलता है। और जो यह त्रिपक्षीय समझौता है वो किन किन के बीच में चलता है? राजस्थान के प्रतिहार या फिर जालौर के प्रतिहार। इससे पहले मैं एक नाम लिख रहा हूँ, कन्नौज और पाल वंश, बंगाल के पाल,
और उसके बाद में दक्षिण के राष्ट्रकूट, इन तीनों के बीच में एक संघर्ष चलता है साहब, जिसका नाम होता है यहाँ पर त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। अब देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष मुख्य रूप से इस कन्नौज क्षेत्र के लिए किया गया था, संघर्ष था। और बात करें यहाँ पर मंडोर शाखा की और इधर जालौर शाखा, भीनमाल शाखा जो जालौर में पड़ती है। और बात करें यहाँ पर इस क्षेत्र की बात की जाए तो यह कन्नौज क्षेत्र है। और इधर की बात की जाए बंगाल के पाल वंश, और इधर की बात की जाए दक्षिण के राष्ट्रकूट वंश की बात मैं यहाँ करूँ। मुख्य रूप से जो हमारा जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था वो चल रहा था कन्नौज के क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए। और इसमें शामिल कौन थे? कन्नौज, बंगाल के पाल वंश, दक्षिण के राष्ट्रकूट, और यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है उज्जैन। बात कर रहे हैं वत्सराज के समय की बात। और इसके समय की बात हमने क्योंकि इस संघर्ष के बारे में, क्योंकि जो वत्सराज होता है वो इस कन्नौज क्षेत्र को जीत लेता है और अपने जो राजधानी है वो कन्नौज और उज्जैन को राजधानी बनाता है। सबसे पहले इस संघर्ष की बात करें तो यहाँ का शासक होता है चक्रायुध, आयुयुद्ध और इंद्रायुध। यहाँ पर होता है धर्मपाल और यहाँ पर होता है ध्रुवराज। और यहाँ पर बात की जाए जो जालौर है शाखा, जालौर की भीनमाल शाखा, यहाँ का शासक होता है वत्सराज, जो गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक कहलाया जाकर। अब देखिए, सबसे पहले जो वत्सराज होता है वो कन्नौज क्षेत्र पर आक्रमण करता है। कन्नौज क्षेत्र पर आक्रमण करने के बाद में क्या होता है, इसके ऊपर जब आक्रमण किया जाता है तो वत्सराज उस क्षेत्र को जीत लेता है। जीतने के बाद में यहाँ का जो शासक होता है वो दौड़ा चला हुआ जाता है बंगाल के धर्मपाल के पास में, और वो कहता है कि मेरे ऊपर वत्सराज ने आक्रमण किया और इस क्षेत्र को जीत लिया है। तो यह धर्मपाल को वापस साथ में लेकर दोबारा से ये वत्सराज के ऊपर आक्रमण करते हैं, लेकिन वत्सराज प्रभावी रहता है और इन दोनों को यहाँ पर वापस भगा दिया जाता है। इसको भी यहाँ से भगा दिया गया और इसको भी यहाँ से भगा दिया गया और इन दोनों क्षेत्रों को वो जीत लेता है। लेकिन क्या करता है, इसके बाद में ये इधर इस क्षेत्र को इससे पहले जीत लेते हैं और वापस इनका युद्ध होता है तो ये वापस जीतते हैं। लेकिन अंत में जब वत्सराज और ध्रुवराज के अपने अपने क्षेत्रों की बात आती है तो ये दोनों जब युद्ध होता है तो ये ध्रुवराज जीत जाता है, अर्थात यह अपने क्षेत्र को बचा पाता है। वत्सराज यहाँ से वापस आ जाता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ, वत्सराज ने कन्नौज क्षेत्र को हराया, वत्सराज ने बंगाल के पाल वंश को हराया, वत्सराज ने ध्रुवराज को वो नहीं हरा पाया, क्योंकि यह जो क्षेत्र था वो ध्रुवराज के पास ही रह गया। इस क्षेत्र को इन्होंने जीत लिया था और भीनमाल, जालौर के साथ साथ उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज, उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। कुछ समय के लिए उन्होंने अपना यहाँ पर शासन किया। और कुल मिलाकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष है वो 8वीं शताब्दी में जाकर कन्नौज क्षेत्र को जीतने के बाद में वह जो संघर्ष होता है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो प्रश्न जो वत्सराज से पूछा जाता है दोस्तों, तो इस त्रिपक्षीय संघर्ष से लेकर ये प्रश्न बनते हैं। और अंत में बात करें इस त्रिपक्षीय संघर्ष में विजय कौन प्राप्त करता है कन्नौज क्षेत्र पर, तो वत्सराज है वो विजय प्राप्त करता है। कुल मिलाकर जो बात निकल कर आती है कि जो दक्षिण के राष्ट्रकूट ध्रुवराज का शासक होता है उसको नहीं हरा पाता वत्सराज। इधर जो कन्नौज का शासक होता है उसको हरा देता है, बंगाल का शासक होता है उसको हरा देता है। अब उसके बाद में इसकी थोड़ी सी बात और करते हैं। हमने ये कहा कि जो 83 से लेकर जो 95 तक का समय था वो वत्सराज का समय था। इसके पिता का नाम देवराज था और त्रिपक्षीय संघर्ष को जीतकर कन्नौज क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया और उसको राजधानी बनाया। उज्जैन को उन्होंने राजधानी बनाया
और अपना शासन है, अपना राज्य है, वो उन्होंने विस्तारित कर लिया था। मुख्य रूप से जब इसके समय की बात की जाती है तो ये बात यह है जो प्रमुख रहती है। दूसरी बात मैं यहाँ करूँ, जोधपुर का जो स्थान है, जोधपुर, और जोधपुर का एक जगह होती है ओंसिया। ओंसिया की बात करी जाए तो जो वत्सराज है या गुर्जर प्रतिहारों का वत्सराज के समय का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, इनका प्रमुख केंद्र है ओंसिया। और इसी स्थान पर इन्होंने महावीर स्वामी का मंदिर बनवाया, महावीर स्वामी का मंदिर बनाया, और यह चलकर निकल कर आया कि यह गुर्जर प्रतिहार के समय में बना हुआ प्राचीन, सबसे प्राचीन जैन मंदिर माना जाता है। तो पूछा जा सकता है किसके शासनकाल में गुर्जर प्रतिहारों में जो प्राचीन जैन मंदिर बना हुआ है वो वत्सराज ने ओंसिया में बनाया है। और उन्होंने एक यहाँ पर तालाब की भी, एक सरोवर की भी नींव रखी, एक तालाब को भी उन्होंने बनाया, और यहाँ पर सूर्य मंदिर का भी इन्होंने निर्माण करवाया। जैन मंदिर की बात करें, सूर्य मंदिर की बात करें, एक तालाब का उन्होंने निर्माण करवाया। ये जो इसकी स्थापत्य कला है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है गुर्जर प्रतिहारों के समय में। तो कुल मिलाकर हमने गुर्जर प्रतिहार के जो वत्सराज है उसकी बात की कि यह जो गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक अर्थात भीनमाल शाखा का संस्थापक कहलाता है। इसके बाद में बात करें, उन्होंने त्रिपर्षीय जो संघर्ष चला था लगभग 8वीं शताब्दी में 100 वर्षों तक जो संघर्ष चला, उसमें जो बाकी दो कन्नौज, बंगाल और दक्षिण राष्ट्रकूट है, उन सबको हराकर कन्नौज पर अपनी विजय स्थापित की और उसको राजधानी बनाया आदि आदि, ये प्रश्न इससे पूछा जाता है। और यहाँ पर महावीर स्वामी जी का मंदिर, और जिसको प्राचीन जैन मंदिर माना जाता है, यहाँ पर स्थापत्य कला की बात करें, ये महावीर स्वामी का मंदिर हो गया, सूर्य मंदिर हो गया आदि। इसके समय में एक ग्रंथ लिखा गया है, वो है बलि प्रबंध ग्रंथ। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है कि गुर्जर प्रतिहार के जो 787 से 95 का समय था, इसमें ग्रंथ लिखा गया था एक बलि प्रबंध ग्रंथ। वो किसके समय में लिखा गया? तो वो ग्रंथ लिखा गया था वत्सराज के समय में। तो ये तो थे सामान्य सी वत्सराज के बारे में जानकारी। का पुत्र शासन करता है उसकी बात मैं यहाँ पर करूँगा। और आज हम नागभट्ट द्वितीय की बात कर रहे हैं। और नागभट्ट द्वितीय की बात करें और समय की बात करें तो वत्सराज के बाद में तुरंत यह गद्दी पर बैठता है और 795 ईस्वी से लेकर 833 ईस्वी तक लगभग 38 साल तक वो भीनमाल शाखा का या गुर्जर प्रतिहारों का शासन करता है। और इसमें उन्होंने जो गुर्जर प्रतिहारों के लिए रक्षा का काम किया है। और बात करते हैं भीनमाल शाखा की, कन्नौज की, और जो दक्षिण के राष्ट्रकूट है उनकी, और जो अपने बंगाल के पाल है उनकी बात करें तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर थोड़ा सा भारत का मानचित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप एक बार ज़्यादा बड़ा है यहाँ पर मैं नहीं बनाने वाला हूँ, छोटा सा यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से हम थोड़ा सा देखेंगे। ये मान लो हम भारत की स्थिति की बात करें और हमने बात की थी यहाँ पर हमारे जो राजस्थान के प्रतिहार है उनकी। और यहाँ पर जो कन्नौज क्षेत्र है, कन्नौज में इस समय हमने लास्ट कक्षा में ये देखा था कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उस समय कन्नौज का जो शासक होता है वो चक्रायुध होता है। और उसको हराने के बाद में जो वत्सराज है हराने के बाद उस क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। लेकिन कुछ समय बाद में जब वत्सराज की मृत्यु हो जाती है तो चक्रायुध वापस इस स्थान का
शासक बनता है कन्नौज क्षेत्र का। और यहाँ पर इस क्षेत्र की बात करें, बंगाल के पाल और यहाँ का जो शासक होता है वो धर्मपाल होता है। और यहाँ पर जो दक्षिण के राष्ट्रकूट है, जो दक्षिण भारत है उसके राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो यहाँ का जो शासक होता है वो ध्रुवराज होता है। लेकिन ये तो उस समय की बात कर रहा हूँ मैं जहाँ पर वत्स राज है, लेकिन इस समय जो इसके समय में जो शासक होता है वो नरेश तृतीय होता है। शक्तिशाली शासक था नरेश तृतीय। और नरेश तृतीय ने क्षेत्र को जीतने के बाद, अब देखिए इनका जो सबसे पहले है वो यहाँ पर इस शाखा की बात करें यहाँ पर, तो इसमें यहाँ पर होता है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय की बात करें तो इस शाखा का यह संस्थापक होता है और यह कन्नौज को कब राजधानी बनाता है और उसके बाद में दक्षिण कूट से यह पराजित हो जाता है और बंगाल को ये जीत लेता है। तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जो नरेश तृतीय होता है वो नागभट्ट पर आक्रमण करता है और जो नरेश तृतीय है वो इस समय दोनों में विजित हो जाता है। अर्थात जब बात की जाए कि जब नागभट्ट द्वितीय और जो दक्षिण के राष्ट्रकूट वंश का जो नरेश तृतीय है इसके साथ जब इनका युद्ध होता है तो नागभट्ट इससे हार जाता है और अपने स्थान पर वापस आ जाता है। अर्थात ये इस समय विजित हो जाता है। इसके बाद में बात करी जाए कि नागभट्ट वो चक्रा युद्ध पर आक्रमण करता है और चक्रा युद्ध पर आक्रमण करने के बाद में कन्नौज पर अपनी विजय प्राप्त कर लेता है और वहाँ से चक्रा युद्ध भागकर बंगाल के पास आ जाता है। उसके बाद में जो नागभट्ट होता है वो बंगाल पर भी आक्रमण करता है। आक्रमण करने के बाद में इस क्षेत्र को वो जीत लेता है और इस क्षेत्र को जीतने के बाद में और उस क्षेत्र को जीतने के बाद में कुछ समय बाद नागभट्ट अपने जगह पर वापस आ जाता है और धर्मपाल है वो अपना वापस राज्य स्थापित यहाँ पर कर लेता है। इसके बाद में बात करें, जो नरेश तृतीय होता है वो बंगाल के साथ, जो धर्मपाल है बंगाल के पाल, उसके साथ में युद्ध करता है और इस क्षेत्र को यह जीत लेता है। जीतने के बाद में यह क्षेत्र है वो राज्य का विस्तार कर लेता है और राज्य का विस्तार इसने कर लिया। हमने ये जो जानकारी पढ़ी है कि जो नागभट्ट है वो नरेश तृतीय के साथ में युद्ध करता है और हार जाता है यहाँ पर नरेश तृतीय से नागभट्ट द्वितीय और कन्नौज को जीत लेता है और कन्नौज को यह सबसे पहले अपनी दोबारा से राजधानी बनाता है। राजधानी बनाने के बाद में यह दोबारा से वापस अपने स्थान पर आ जाता है कुछ समय बाद में और यह चक्रा युद्ध है वो वापस यहाँ पर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद में इनसे हारा हुआ था ये और अपनी सेना को यह पूरी विकसित करता है। पूरी विकसित करने के बाद में ये दोबारा चक्रा युद्ध और धर्मपाल दोनों पर ये अटैक करता है और पुनः कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेता है। पुनः कन्नौज को राजधानी बनाता है। और ये जो हमने अभी युद्धों की बात की है, सब युद्धों की बात की है, ये कहाँ से हमें जानकारी मिलती है? ये ग्वालियर अभिलेख से इन सब बातों की हमें जानकारी मिलती है कि जो दक्षिण का जो राष्ट्रकूट का जो शासक होता है नरेश तृतीय, उसने नागभट्ट द्वितीय को हराया। नागभट्ट द्वितीय ने बंगाल के धर्मपाल को हराया और नरेश तृतीय ने ही इस धर्मपाल को हराया और चक्रा युद्ध को कन्नौज क्षेत्र को हराया इन्होंने। और उसके बाद में ये दोनों संगठित होकर वापस इस क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। लेकिन नागभट्ट द्वितीय है अपनी सेना को सुसंगठित करके व्यवस्थित करके यह पुनः उसके ऊपर आक्रमण करता है और दोबारा से कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। ये हमें ध्यान रखना है और ये सब बातें हैं वो हमें ग्वालियर अभिलेख से प्राप्त होती है। हमने इन सभी की बात कर ली। अब आगे की बात करूं मैं, जो इनका जो अंतिम समय माना जाता है वो है 833 ईस्वी। 833 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था? जो इतिहासकार है वो ये बताते हैं कि उन्होंने नागभट्ट द्वितीय ने जल में समाधि ली थी, अर्थात जल में
जो समुद्र होता है उसमें छलांग लगाकर अपनी ये लीला को समाप्त कर लिया था। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार का कौन सा शासक है वो जल में समाधि लेकर अपनी जीवन लीला समाप्त करता है। तो नागभट्ट द्वितीय होता है दोस्तों, जो अपनी समुद्र में छलांग लगाने के बाद में अपने जीवन को वो समाप्त करता है। तो ये प्रश्न भी आपको ध्यान रखना है, अर्थात किस शासक ने जल में समाधि ली। तो नागभट्ट द्वितीय ने जल में समाधि ली। ये हमें जानकारी विभिन्न इतिहासकारों के माध्यम से मिलता है। हमने कन्नौज विजय की बात कर ली और दक्षिणी कूट से ये पराजित हो गया था, इसकी हमने बात कर ली है। इसके बाद में कुछ बात करें कि जो एक छोटा सा शासक आता है नागभट्ट द्वितीय का जो पुत्र होता है वो 3 वर्ष के लिए शासन करता है, उसकी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इसके बाद में बात करी जाए नागभट्ट का जो पुत्र होता है रामभद्र या रामचंद्र, रामभद्र भी हम कहेंगे इसको। और इनके शासनकाल के समय की बात करें 833 से लेकर 836 ईस्वी का जो समय है वो रामभद्र का समय माना जाता है और यह नागभट्ट द्वितीय का पुत्र होता है। इसके बारे में यह कहा जाता है कि जो गुर्जर प्रतिहारों का जो सबसे निर्बल और कमज़ोर शासक था वो यही था। सबसे पहली बात इसके बारे में हमें ये ध्यान रखनी है कि गुर्जर प्रतिहारों का निर्बल और कमज़ोर शासक माना जाता है। इसके बाद में बात करी जाए कि एक अभिलेख की बात आती है, बराह अभिलेख, जिसमें जानकारी ये मिलती है कि उन्होंने कालिंजर मंडल को जीतकर बराह अभिलेख में यह जानकारी मिलती है कि इसको कालिंजर मंडल है वो दान में दिया गया था। और इसके बाद में उन्होंने अपने इसके बाद में अगला जो शासक आता है वो इसका शासन करता है और वो अगला शासक होता है मिहिर भोज। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम मिहिर भोज की बात करें और मिहिर भोज का जो कार्यकाल होता है जो गुर्जर प्रतिहार में चरम उत्कर्ष काल की संज्ञा इस शासन काल को दी जाती है और मिहिर भोज के ही इस शासन काल को गुर्जर प्रतिहारों का स्वर्ण युग कहा जाता है। हम इसकी बात करें सबसे पहले कि जो गुर्जर मिहिर भोज है इनके माता पिता की बात करें तो माता अप्पा देवी और इनके पिता की बात करें जिसकी बात हमने पहले कर ली है, जिनका नाम होता है रामभद्र, जिनका 833 ईस्वी से लेकर 836 ईस्वी तक का जो कार्यकाल है वो रामभद्र का समय माना जाता है। इसके बाद में हमने और भी चर्चा की थी रामभद्र के बारे में और ये कहा था कि ये सबसे निरंकुश शासक की संज्ञा हमने दी थी। अब हम बात कर रहे हैं मिहिर भोज की, जिनका शासनकाल 836 ईस्वी से लेकर 885 लगभग 50 वर्ष से उन्होंने जो शासन काल किया और अंत में उन्होंने अपना जो राज्य है उसका त्याग करके अपने पुत्र को राज्य त्याग कर लिया था। अब यह जो 836 पर यह शासनकाल गद्दी पर बैठता है यह हमें जानकारी मिलती है बराह अभिलेख से। बराह अभिलेख में ऐसा मिलता है कि 836 ईस्वी में जो गुर्जर प्रतिहार है उसके शासनकाल की बागडोर या उसकी गद्दी पर बैठता है मिहिर भोज। बात करें मिहिर भोज के तो हमने जो यहाँ पर कन्नौज की बात की थी और इधर राजस्थान और इधर उज्जैन इनकी बात हम कर चुके थे और यहाँ पर कन्नौज क्षेत्र को अपनी स्थायी राजधानी स्थापित करता है, यानी गुर्जर प्रतिहारों के कन्नौज क्षेत्र को इन्होंने स्थायी राजधानी बनाया था। किसने बनाया था?
मिहिर भोज ने बनाया था। इसके बाद में बात करें कि इसके समय में, मिहिर भोज के समय में एक प्रसिद्ध अभिलेख प्रशस्ति मिलता है। ग्वालियर प्रशस्ति की बात करें तो मिहिर भोज के समय में उपलब्ध थी, और ये सारी जानकारी हम पढ़ते हैं। और जो 836 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा था, यह हमें बराह अभिलेख से जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद में अगर बात करी जाए कि इससे पहले इनका जो पिता था रामभद्र, वो गद्दी पर बैठा था और वो शासन कर रहा था और निर्बल शासक था, इसलिए माना यह जाता है कि कुछ इतिहासकारों ने यह कहा कि अपने पिता रामभद्र को मारकर गुर्जर प्रतिहारों की शासन या उसकी कमान को संभालता है। अपने पिता को इन्होंने मारा है, और ये गुर्जर प्रतिहार या इनके प्रतिहारों की शासन की इसके समय की बात करें तो सबसे पहला शासक माना जाता है जिसने अपने पिता को मारा। इसलिए गुर्जर प्रतिहार का पितृहंता शासक की संज्ञा मिहिर भोज को दी जाती है। पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पितृहंता शासक गुर्जर प्रतिहार का कौन होता है? तो मिहिर भोज अपने पिता रामभद्र को मारकर प्रथम पितृहंता गुर्जर प्रतिहार शासक कहलाता है। इसके बाद में बात करें कि मिहिर भोज होता है वो कट्टर इस्लाम विरोधी होता है, और इसलिए उन्होंने ज़बरदस्ती से जो मुस्लिम लोग हैं उनको हिंदू बनाया था। कट्टर इस्लाम विरोधी होने के कारण इन्होंने जबरन मुस्लिम लोगों को इन्होंने हिंदू बनाने का काम किया था। इसके बाद में हमने ये बात की थी कि जो मिहिर भोज का जो शासनकाल होता है, ये गुर्जर प्रतिहारों का स्वर्ण युग माना जाता है। और इसके बाद में बात करें कि यह जो शासनकाल है, इस शासनकाल को हम कह सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहारों का चरम उत्कर्ष काल की संज्ञा दी जाती है। स्वर्ण युग इसी काल को कहा, गुर्जर प्रतिहारों का चरम उत्कर्ष काल भी इस मिहिर भोज के शासन काल को कहा है। और इसके बाद में बात की जाए बेग्राम अभिलेख, जो यूपी से निकलता था, और उस अभिलेख में ये कहा कि जो मिहिर भोज होता है वो संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला शासक। किस अभिलेख में यह कहा गया कि मिहिर भोज है वो संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला शासक है? तो यह बेग्राम अभिलेख जो यूपी से निकलता है, इस शासन काल को इन्होंने कहा है। इसके बाद में आगे की जानकारी पढ़ते हैं हम। आगे बात करें, मिहिर भोज ने आदि बर्राह की उपाधि धारण की। मिहिर भोज ने आदि बर्राह की उपाधि धारण की। और आगे की बात करें, मिहिर भोज ने दुरुम नामक अपने शासनकाल में सिक्का चलाया। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्योंकि गुर्जर प्रतिहारों का ये पहला शासक है। अब तक हमने पढ़ा है कि दुरुम जो नामक सिक्का होता है वो अपने शासन काल में चलवाता है, और उसके ऊपर अपना नाम है, ये दुरुम नाम है, ये अपना नाम अंकित करवाता है। और उसके बाद में बात करें, पहले हमने बात की इन्होंने आदि बर्राह की संज्ञा धारण की, और उसके बाद में दुरुम नामक सिक्का इसने चलाया है। इसके बाद में बात करें कि जो मिहिर भोज का शासनकाल होता है, मिहिर भोज का शासनकाल अर्थात 851 ईस्वी की बात करी जाए तो एक अरब यात्री
सुलेमान भारत की यात्रा करता है। किस समय करता है? 851 ईस्वी में सुलेमान अरब यात्री भारत की यात्रा करता है। इसके बाद की बात करी जाए कि यह जानकारी हमें कहाँ मिलती है कि जो 851 ईस्वी होता है, यहाँ पर सुलेमान यात्री आखिर यात्रा करता है। तो सुलेमान का ग्रंथ होता है जिसको हम कहते हैं किताब उल एक नाम बीच में रह गया, दोबारा से देखते हैं, सिंध बल हिंद। यह जो आपको दिखाई दे रहा है किताब उल सिंध बल हिंद, यह जो सुलेमान का ग्रंथ होता है। और उस ग्रंथ से हमें यह पता चलता है कि मिहिर भोज के समय अर्थात 851 ईस्वी में सुलेमान भारत की यात्रा करता है। इसके बाद की बात करें, कश्मीरी कवि कलहण, जिनके ग्रंथ की बात करते हैं राज तरंगिणी। राज तरंगिणी ग्रंथ में हमें यह पता चलता है कि जो मिहिर भोज का जो यह समय या गुर्जर प्रतिहारों में 836 से 885 का समय वो मिहिर भोज का है, वो हमें जानकारी मिलती है कलहण के राज तरंगिणी ग्रंथ में मिलती है। दूसरी बात, अगली बात करें हम सुलेमान और कलहण की, अर्थात इनका जो यह ग्रंथ और इनके इन ग्रंथों की बात करें, सुलेमान और कलहण दोनों की बात की जाए तो इन दोनों ने यह माना कि जो गुर्जर जो प्रतिहारों का जो समय है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है, मिहिर भोज वाला समय। तो इन दोनों ने इस समय की यहाँ पर प्रशंसा की अपने ग्रंथों में। पहली बात, इसी किताब में किताब उल बल सिंध हिंद में सुलेमान 851 ईस्वी में भारत की यात्रा करता है, यह जानकारी हमें मिलती है। और कश्मीरी कवि कलहण राज तरंगिणी में जो ये 836 से 85 का जो समय होता है वो मिहिर भोज का समय होता है, ये जानकारी मिलती है। और इन दोनों ग्रंथों में कलहण और सुलेमान ने मिहिर भोज के समय की यहाँ पर प्रशंसा की, हमें ये जानकारी यहाँ पर मिलती है। इसके बाद की बात करें, मिहिर भोज को प्रभास पाटन की उपाधि दी गई। मिहिर भोज को प्रभास पाटन की उपाधि दी गई। यह जानकारी हमें कहाँ से मिलती है दोस्तों? तो यह जानकारी हमें मिलती है दौलत अभिलेख से। दौलत अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि मिहिर भोज को प्रभास पाटन की उपाधि दी गई थी। इसके बाद में मिहिर भोज के समय में हम राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें तो उसके समय की हमने बात की कि जो इनका समय होता है वो स्वर्ण युग या चरम उत्कर्ष काल कह सकते हैं हम, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने कालिंजर मंडल को जीतकर अपना राज्य का विस्तार किया। सबसे पहले ये कालिंजर मंडल को जीता है, उसके बाद में जो गुर्जरात प्रदेश है इस क्षेत्र को जीतता है। यह जानकारी हमें जोधपुर अभिलेख से मिलती है। इसके बाद में बात करी जाए कि कलचुरी वंश जो त्रिपुरी में है, इस वंश को उन्होंने पराजित करके अपने राज्य का विस्तार उन्होंने किया। ये भी जानकारी हमें इसके शासनकाल में मिलती है। हरियाणा का क्षेत्र जीतकर अपने राज्य का विस्तार करता है, ये जानकारी हमें पिहोवा अभिलेख से मिलती है। इसके बाद में बात करें कि जो राष्ट्रकूट होता है, दक्षिण का राष्ट्रकूट,
इस समय यहाँ का शासक होता है कृष्ण द्वितीय। कृष्ण द्वितीय को पराजित करके मिहिर भोज ने अपने राज्य का विस्तार किया और उज्जैन क्षेत्र को इन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर वापस शामिल किया। तो इसको पराजित करके उज्जैन क्षेत्र को इन्होंने अपने मिलाया। इसके बाद में बात करें पालों से युद्ध, बंगाल के जो पाल वंश थे उनसे उनका युद्ध हुआ और इस समय इनका शासक होता है देवपाल। और देवपाल का एक उत्तराधिकारी होता है। उत्तराधिकारी की बात करेंगे तो उसका नाम होता है देवनारायण। और देवपाल है अपने उत्तराधिकारी देवनारायण को युद्ध के लिए भेजता है और जो मिहिर भोज होता है इस देवनारायण को पराजित करता है और जो बंगाल का पाल क्षेत्र है उसको जीत लेता है। और इस तरीके से अपना जो राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें तो इन्होंने कालिंजर मंडल के बाद में गुजरात जो जोधपुर अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। इसके बाद में कलचुरी वंश जो त्रिपुरी में शामिल था इसको जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। इसके बाद में इन्होंने हरियाणा क्षेत्र जो पिहोवा अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। दक्षिण का राष्ट्रकूट यहाँ का जो शासक होता है वो कृष्ण द्वितीय होता है और उसको हराकर उज्जैन क्षेत्र को अपने जो क्षेत्र है गुर्जर प्रतिहार का क्षेत्र उसमें शामिल किया। बंगाल के पालों से उनका जब युद्ध हुआ तो वहाँ का शासक होता है देवपाल और उसका अधिकारी होता है देवनारायण और उसको हराकर इस क्षेत्र को भी अपने राज्य का विस्तार इन्होंने कर लिया था। इसके बाद में ये इनकी मुख्य बातें थी जो परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण पूछी जाती है। अब इसके बाद में इनके जो राज्य का त्याग है वो होता है और अपने राज्य का त्याग करके पूरा ये जो क्षेत्र है पर बात करें हम हिमालय से लेकर बुंदेलखंड तक और इधर यूपी से लेकर यहाँ पर काठियावाड़ तक के क्षेत्र की बात करें तो उन्होंने अपना राज्य का विस्तार किया और अंत में यह पूरे राज्य का विस्तार करने के बाद में यह अपने राज्य का त्याग करता है। राज्य का त्याग करने के लिए अपने पुत्र महेंद्रपाल को सौंपकर अपना राज्य का त्याग कर देता है। और महेंद्रपाल जो है 885 ईस्वी से लेकर 910 ईस्वी तक अपना शासनकाल करता है। सबसे हमने बात अभी तक की है, मैं थोड़ी सी मुख्य बातें एक बार फिर से आपको रिपीट करना चाहूँगा कि मिहिर भोज का समय 836 से 895 ये हमने जानकारी प्राप्त की है बराह अभिलेख से। ये जानकारी हमने ये प्राप्त की कि 836 में जो मिहिर भोज होता है वो इसकी गद्दी पर बैठता है और यहाँ का शासन करता है। इसके बाद में पिता की बात की, इन्होंने अपने पिता रामभद्र को मारकर अपना शासन लेता है। इस कारण से मिहिर भोज को गुर्जर प्रतिहारों का प्रथम पितृहंता शासक की संज्ञा इनको दी जाती है। बेग्राम अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि यह संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला शासक होता है। इसके युग को हम स्वर्ण युग चरम उत्कृष्ट काल के युग की भी संज्ञा यहाँ पर देते हैं। इनको आदि वरा की उपाधि मिली और उन्होंने ध्रुव नामक एक सिक्का चलाया और इनको प्रभास पाटन दौलतबाग अभिलेख से जानकारी मिलती है, इनको उपाधि मिलती है। इसके बाद में बात करें, उन्होंने अपने जो क्षेत्र है कन्नौज क्षेत्र उसको अपनी स्थायी राजधानी बनाया गुर्जर प्रतिहारों की। और जो अपने आसपास की जो राजनीतिक उपलब्धियां हैं कलचुरी वंश को और कालिंजर मंडल को, गुजरात जो हरियाणा का क्षेत्र है उस क्षेत्र को, उसके बाद में दक्षिण का राष्ट्रकूट जिस उज्जैन क्षेत्र इसमें शामिल किया गया। और उसके बाद में बात करें जो बंगाल के पाल इन सबको हराकर अपने राज्य का विस्तार वो करता है। राज्य का विस्तार करने के बाद में अपने पुत्र महेंद्रपाल को पूरा राज्य सौंपकर और वहाँ से अपने राज्य का त्याग कर देता है और अपने राज्य भ्रमण के लिए वो वहाँ से निकल पड़ता है। और उसके बाद में 885 ईस्वी से लेकर 910 ईस्वी तक जो मिहिर भोज का पुत्र होता है महेंद्रपाल प्रथम वो राज्य करता है। पढ़ रहे हैं महेंद्रपाल फर्स्ट के बारे में।
और महेंद्रपाल फर्स्ट की बात करें तो यह मिहिर भोज का पुत्र होता है और 885 ईस्वी से लेकर 910 ईस्वी तक यह शासन करता है। क्या कहा हमने कि 885 ईस्वी से लेकर 910 ईस्वी तक यह शासन काल करता है। माता के नाम की बात करें तो चंद्र भट्टारिका देवी, और उसके पिता की बात करें, हमने पिता की बात कर ली थी, और पिता होते हैं इनके मिहिर भोज, जिनके समय की बात करें 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक का समय था वो मिहिर भोज का था। और गुर्जर प्रतिहारों का प्रथम पितृहंता शासक भी होता है, हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। महेंद्रपाल है वो मिहिर भोज के बाद में गुर्जर प्रतिहारों का शासक बनता है। गुर्जर प्रतिहारों का शासक बनता है और कुछ तत्कालिक अभिलेख थे, उसमें जो महेंद्रपाल है उसके नाम महेंद्रपाल और महेंद्रायुध आदि नामों से संज्ञा दी जाती है। उसके बाद में बात करें कि महेंद्रपाल ने परम भट्टारक, परम भागवत और परमेश्वर, इसके साथ साथ बात की जाए महाराजाधिराज आदि की उपाधियां धारण की थी। बात करें महेंद्रपाल के, महेंद्रपाल ने परम भट्टारक, परम भागवत, परमेश्वर, महाराजाधिराज की उपाधियां धारण की है। इसके बाद में बात की जाए इनके दरबारी कवि या इनके शासन में राजकवि राजशेखर, महेंद्रपाल के समय में इनके राजकवि होते हैं राजशेखर। इन्होंने महेंद्रपाल को क्या कहा, रघुकुल, मुकुटमणि और निर्भयराज, और उसके बाद में बात करें इन्होंने निर्भय नरेश की संज्ञा दी है। राजशेखर कवि होते हैं, उन्होंने रघुकुल, मुक्तावणी और निर्भयराज और निर्भय नरेश की संज्ञा दी है। ठीक है, इसके बाद में आगे की बात करेंगे इसके काल में। तो इसके बाद में बात करी जाए गुर्जर प्रतिहारों की, तो जो 910 ईस्वी का समय वहाँ पर ये शासन, इसके बाद जो इनका पुत्र होता है भोज द्वितीय है, वो शासन पर इसके गद्दी पर बैठता है और भोज द्वितीय 910 से लेकर 913 तक शासन करता है। मात्र 3 वर्षों का शासन काल है, हमें यह तत्कालीन अभिलेखों से प्राप्त होता है। अब बात करें महेंद्रपाल, महेंद्रपाल की 2 पत्नियां मानी जाती है और उन दोनों पत्नियों की बात करें, दोनों पत्नियों की अगर बात करी जाए तो पहली पत्नी देहनागा देवी और दूसरी पत्नी की बात करेंगे तो मही देवी थी। महेंद्रपाल की 2 पत्नियां थी, पहली देहनागा देवी और दूसरी कौन थी, मही देवी। अब बात करें कि जो महेंद्रपाल और जो देहनागा देवी थे, इनसे भोज द्वितीय संतान की उत्पत्ति हुई, अर्थात जो भोज द्वितीय है वो इन दोनों से प्राप्त हुआ। और महेंद्रपाल और महीदेवी की बात करेंगे तो महीपाल फर्स्ट संतान उत्पन्न होती है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर माता पिता की बात करेंगे भोज द्वितीय की, तो माता की बात करें देहनागा देवी, और इसके बाद में बात करें पिता की तो महेंद्रपाल प्रथम इसके पिता होते हैं। और यह जो हमें जानकारी अब हमने पढ़ा है कि जो भोज द्वितीय होता है वो 910 ईस्वी से लेकर 913 तक यहाँ का शासन करता है।
और इसकी माता दया नागा देवी और उसके पिता होते हैं वो महेंद्रपाल होते हैं। यह जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो यह जानकारी एशियाटिक सोसाइटी नामक ताम्रलेख से यह जानकारी हमें मिलती है। और इनका शासन है वो 3 साल तक का होता है। और इनके जो गुर्जर प्रतिहारों की बात करें तो इनकी कोई विशेष उपलब्धि नहीं होती है। अब आगे की बात हम करेंगे गुर्जर प्रतिहारों में। तो जो अगला शासक है वो बनता है महिपाल द्वितीय। महिपाल प्रथम इसका यहाँ का शासन जो काल है वो 914 से लेकर 943 ईस्वी तक है। हालांकि हमने यह बात कर ली थी कि जो 913 तक भोज द्वितीय राजगद्दी पर बैठा, लेकिन जो तत्कालिक अभिलेख थे उनमें जो 914 ईस्वी है वहाँ से ही यह राजगद्दी पर बैठता है। माता की बात करेंगे तो उनकी माता का नाम मही देवी, यह हमने अभी एक रेखा चित्र के माध्यम से देखा। और पिता का नाम होता है महेंद्रपाल प्रथम। और यह जानकारी हमें मिलती है असनी अभिलेख से। कौन सी जानकारी हमें असनी अभिलेख से मिलती है? कि जो उनकी माता का नाम है वो मही देवी होता है, उनके पिता का नाम होता है वो महेंद्रपाल फर्स्ट होता है। और ये 914 ईस्वी पर शासन जो काल है वो शुरू करता है, अर्थात वो गद्दी पर बैठता है। ये जानकारी हमें असनी अभिलेख से प्राप्त होती है। इसके बाद में बात करें कि जो इसके बाद में अगर बात करी जाए कि अरब यात्री होता है जो इस 915 ईस्वी में भारत की यात्रा करता है, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है अरब यात्री 915 ईस्वी में भारत की यात्रा करता है, वो होता है अल मशूदी। क्योंकि यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से गुर्जर प्रतिहार के समय में सुलेमान ने यात्रा की, कौन से प्रतिहार के समय हवेनस्वांग ने यात्रा की और कौन से प्रतिहार के समय अल मशूदी ने यात्रा की। तो 915 ईस्वी में अल मशूदी ने भारत की यात्रा की और यह समय था महिपाल प्रथम का समय यहाँ पर माना जाता है। इसके बाद में अगर बात करें, एक अभिलेख होता है हलद अभिलेख। हलद अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि महिपाल जो प्रथम होता है वह 914 ईस्वी पर है, यहाँ की राजगद्दी पर बैठता है, अर्थात शासक बनता है। और असनी अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि माता पिता का नाम क्या होता है, मही देवी और महेंद्रपाल प्रथम होता है। इसके बाद में एक अभिलेख, एक ताम्र लेख की बात करेंगे, काम्बे ताम्रलेख। इस समय से हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर है कन्नौज और राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार और यहाँ पर उज्जैन क्षेत्र अर्थात दक्षिणी का राष्ट्रकूट होता है। इस समय का यहाँ पर जो शासक होता है वो इंद्र तृतीय होता है। इंद्र तृतीय को हराकर महिपाल प्रथम उस क्षेत्र को अर्थात दक्षिण के राष्ट्रकूट क्षेत्र को जीत लेता है। किसको हराने के बाद में? इंद्र तृतीय को हराने के बाद में दक्षिण के राष्ट्रकूट को महिपाल है वो प्रथम जीत लेता है। इसके बाद की बात करेंगे इसके बाद की अगर बात करें जो महेंद्रपाल सेकंड की बात करें हम तो 945 से लेकर 948 तक शासन करता है। इनके बारे में विशेष जानकारियाँ उपलब्ध नहीं होती है। उसके बाद में अगर बात करेंगे तो देवपाल है वो यहाँ का शासक बनता है और वह कुछ समय तक शासन करता है। उसके बाद में अगर बात करें विनयपाल यहाँ का शासक बनता है और 1-2 साल तक यह भी शासन करता है। इसके बाद में अगर बात की जाए महिपाल सेकंड की तो यह भी इसके बाद में कुछ समय तक के लिए शासन काल करता है। और महिपाल सेकंड के बाद में अगर बात करी जाए
तो यहाँ का शासक बनता है विजयपाल। और विजयपाल थोड़े से समय के लिए शासन करता है। और उसके बाद में अगर बात करें जाए त्रिलोचन पाल, यह भी कुछ समय तक शासन करता है। और मोहम्मद गजनी होता है, वो इसको हराकर यहाँ पर शासन कर लेता है और यहाँ पर इसका शासन काल समाप्त होता है। उसके बाद में बात करी जाए गुर्जर प्रतिहार का जो अंतिम शासक होता है वह होता है यशपाल। गुर्जर प्रतिहारों का अंतिम शासक होता है यशपाल। तो इसकी मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ आपको। यशपाल 1036 से जो गुर्जर प्रतिहार होता है, यहाँ का जो शासन है वहाँ की राजगद्दी संभालता है। और गुर्जर प्रतिहार का अंतिम शासक माना जाता है। और बहुत सारी परीक्षा में पूछा गया है कि गुर्जर प्रतिहारों का अंतिम शासक कौन होता है, तो आपको यशपाल उत्तर सही करना है। क्यों कह रहा हूँ कि क्योंकि महेंद्रपाल की हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, महेंद्रपाल की। और उस समय एक इतिहासकार होते हैं BN पाठक, इन्होंने अपने एक ग्रंथ जिसका नाम है, यहाँ पर बताऊं, उत्तरी भारत के राजस्थान इतिहास, इनका एक ग्रंथ होता है। इस ग्रंथ में BN पाठक ने यह कहा कि जो महेंद्रपाल होता है वो हिंदू शासकों का अंतिम सम्राट होता है। यह कहकर पुकारा था कि हिंदू शासकों का या फिर गुर्जर प्रतिहारों का अंतिम सम्राट शासक कहकर BN पाठक ने महेंद्रपाल को पुकारा था। लेकिन वास्तविकता की दृष्टि से देखा जाए तो यशपाल होता है वो 1036 ईस्वी को गुर्जर प्रतिहारों का अंतिम शासक माना जाता है। हमने ये बात कर लिया। और इस समय जब 11वीं शताब्दी का समाप्ति हो रही थी तो उस समय जो गहडवाल वंश है वो यहाँ का आगे का शासन करता है। और 12वीं शताब्दी से लेकर लगातार कुछ शताब्दियों तक वह शासन यहाँ से करता है। तो ये तो जानकारी थी गुर्जर प्रतिहारों के बारे में, हमने लगातार पढ़ लिया है। अगर इस का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं जो बाकी के 5 पार्ट है उसमें लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर उनको देख लेना। और आप अगर आपको ये वीडियो वगैरह अच्छा लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए और आपकी राय भी आप मुझे दीजिए। और अब ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे ताकि मैं, अगर आप शेयर करते हो या फिर कमेंट करते हो बढ़िया और मुझे मोटिवेट करते हो तो मैं इससे भी अच्छे बढ़िया क्लासेस दे रहा हूँ। और इसके बाद में आगे मैं जो अपने हिंदी साहित्य की क्लास है उसकी वीडियो में लगातार हिंदी साहित्य के आधुनिक काल पर हमने छोड़ा था और उसके बाद में हम शुरू करेंगे। और वहाँ पर हम रस के बारे में आगे हम ध्यान देंगे। और हिंदी साहित्य में कौन प्रथम है उनकी भी 2-3 वीडियो डाली गई है और उससे संबंधित आगे की वीडियो मैं डाल पाऊँगा। तो आपको गुर्जर प्रतिहारों के 6 भाग देखोगे और 6 भाग देखने पर आप गुर्जर प्रतिहार का मेरे हिसाब से कोई भी प्रश्न आप गलत नहीं कर पाओगे। और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे, मैं गुर्जर प्रतिहार का भाग नंबर 7 है उसमें उन प्रश्नों की मैं व्याख्या उत्तर सहित करने वाला हूं। तो आपको एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो शेयर करिए और लाइक कमेंट करिए। तो ये जो वीडियो मैंने सभी वीडियो कंज्यूम करके आपके सामने रखे हैं, ये कैसे लगे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मुझे बताओगे। और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।